नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। विजय पिंगोलिया क्लासेज में आप सबका स्वागत है। जो आज यहाँ पर जो है वो हम कंटिन्यू करने वाले हैं। यहाँ पर जो है वो सामाजिक जीवन के बारे में, उत्तर वैदिक काल का जो है सामाजिक जीवन जो है वो उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। हमने यहाँ पर जो है राजनीतिक जीवन के बारे में यहाँ पर चर्चा कर ली है। अब यहाँ पर जो है वो हम उत्तर वैदिक काल का जो है वो सामाजिक जीवन के पक्ष में आप देखेंगे कि सामाजिक जीवन कैसा था। तो कंप्लीट यहाँ पर चर्चा क्या होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। यहाँ पर जो है वो याद बहुत ही आसानी से हो जाएगा। चलिए बात करें कि यहाँ पर जो है वो सामाजिक जीवन कैसा था। तो हम यहाँ पर उत्तर वैदिक काल की यहाँ पर बात कर रहे हैं। सामाजिक जीवन तो सामाजिक जीवन में हम सबसे पहले बात करेंगे कि समाज जो था वो समाज कितने वर्णों में बटा हुआ था। वर्णों के साथ साथ इससे पहले बात करेंगे कि समाज या फिर जो है वो यहाँ पर जो है वो प्रांत किस तरीके से यहाँ पर जो है वो गठित थे। तो उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है वो बात करें कि निम्न इकाई क्या थी, आपको पता होगा। निम्न इकाई हम पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पर जो है वो निम्न इकाई की बात करें यहाँ पर, तो निम्न इकाई हमें परिवार देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? परिवार या कुल। क्या देखने को मिला? निम्न इकाई हमें परिवार और कुल देखने को मिला, जो संगठित था, यानी जो स्थायी रूप से बसे हुए थे। उसको कई परिवार मिलके क्या बने थे, आपको पता होगा, गांव बने थे, गांव या ग्राम। इसके कई ग्राम मिलके क्या बने थे, कई ग्राम बन के जो है वो हमें देखने को मिला था। क्या मिला? जो है वो विष। और कई विष मिलके क्या बने यहाँ पर? जन। और कई जन मिलके यहाँ पर क्या बने थे? जनपद। और कई जन यानी कई कई बार ऐसे बोला जाता है कि जन को यहाँ पर हटा दिया गया था, जन की जगह जनपद ने ले लिया था। तो भी आप ये बोल सकते हो कई विष बन के क्या बने थे? जनपद बना। और जनपद जो था वो जन से काफ़ी बड़ा था। और एक यहाँ पर बात करें, तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर राष्ट्र का भी यहाँ पर उल्लेख हुआ है। किसका? राष्ट्र शब्द का। तो राष्ट्र शब्द का भी यहाँ पर उल्लेख हुआ है उत्तर वैदिक काल में। तो राष्ट्र शब्द का किस वजह से वो यहाँ पर जो है वो उल्लेख हुआ है, तो बोला जाता है कि जनपद और उसके बाद में राष्ट्र का यहाँ पर जो है वो आता है। राष्ट्र के साथ साथ में यहाँ पर जो है वो अभी फिलहाल जो शब्द का यूज लिया गया है वो यहाँ पर किस लिए लिया गया है? यहाँ पर जो है वो प्रदेश सूचक के रूप में। क्या? प्रदेश सूचक के रूप में। किसके रूप में? प्रदेश सूचक के रूप में। तो आपको पूछा जाए अगर कि राष्ट्र का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो उत्तर वैदिक काल में मिलता है। और एक प्रदेश सूचक के रूप में यहाँ पर जो है वो उल्लेख मिलता है। अब इसके बाद में आगे चलते हैं। हम इसके बारे में किसके बारे में बात करेंगे? अब यहाँ पर जो है वो बात करेंगे वर्णों के बारे में, समाज के बारे में। समाज कैसा था उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम बात करें यहाँ पर कि विभिन्न वर्ण कौन कौन से थे या समाज कैसा था। समाज की बात करें, समाज की बात करें तो समाज हमें कैसा देखने को मिला, कितने भागों में बटा हुआ था? अगर बात करें तो 4 भागों में बटा हुआ था। वर्ण यहाँ पर जो है वो 4 भाग थे। अगर बात तो यहाँ पर थोड़ी सी आती है कि क्या ऋग्वैदिक काल में जैसा था वैसे ही क्या वर्णों का विभाजन था? वर्णों का विभाजन तो वही था, लेकिन कार्य जो थे वो चेंज हो गए थे। आपने देखा होगा ऋग्वैदिक काल में क्या थे, वर्ण यहाँ पर जो है वो कर्म और गुण के आधार पर यहाँ पर जो विभाजित थे, या किस वर्ण का कौन सा सदस्य होगा वो कर्म और गुण के आधार पर निश्चित होता था। बट यहाँ पर जो है क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल में आते आते जो है वो वर्णों का जो है वो वर्ण क्या हो गए? जन्म आधारित हो गए, वंशानुगत हो गए। और जो है वो वर्ण बहुत ही जटिल हो गए। जटिल यानी बोल सकता हूँ कि यहाँ पर वर्णों पर जो है वो कुछ यहाँ पर कर्तव्य भी थोपे गए, अधिकार, या फिर इसका ये काम यही वर्ण कर सकता है, इसके अलावा कुछ काम नहीं कर सकता। तो ऐसे कुछ भी यहाँ पर जो है वो कुछ यहाँ पर वर्णों पर यहाँ पर जो है वो थोपी गई। इसमें जो था वो शूद्र वर्ण जो रहा वो काफ़ी दयनीय हालत हो गई थी। सभी भार जो है वो शूद्रों पर डाल दिया था। और जो है वो क्षत्रिय और ब्राह्मण और वैश्य, इनका यहाँ पर जो है वो ज़्यादा प्रयोग देखने को नहीं मिलता है। मतलब प्रयोग नहीं, सॉरी, कहना चाहूँगा कि इनका ज़्यादा जो है वो रोल नहीं देखने को मिलता। बट शूद्रों का जो है वो इस उत्तर वैदिक काल में आते आते हालत ख़राब हो गई। और उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी बहुत ही ख़राब थी शूद्रों के लिए। चलिए बात करें वर्णों के बारे में, तो वह यहाँ पर वर्णों का जो है वो बात करें
कि वर्णों का उल्लेख हमें यहाँ पर कब से मिलता है, तो वर्णों का उल्लेख हमें जो है वो ऋग्वैदिक काल से मिलता आ रहा है, और प्रारंभ जो हुआ था वर्णों का कालक्रम वो हमें ऋग्वेद से ही मिलता है। बट अगर बात करें यहाँ पर कि स्थापित कब हुआ था, तो उत्तर वैदिक काल में जाके यहाँ पर जो है वो वर्ण व्यवस्था स्थापित हुई थी। तो नोट डाल के यहाँ पर लिखिएगा, क्या नोट डाल के आप यहाँ पर लिखिएगा कि वर्णों का प्रारंभ ऋग्वेद में ऋग्वैदिक काल में हो गया था। तो प्रारंभ तो किसे माना जाता है, ऋग्वैदिक काल को यहाँ पर माना जाता है। बट अगर बात करें यहाँ पर कि वर्ण, यहाँ पर जो है वो वर्ण व्यवस्था की स्थापित की बात करें तो स्थापित कब हुई थी, वर्ण व्यवस्था स्थापित जो है वो उत्तर वैदिक काल में हुई। कब हुई थी, उत्तर वैदिक काल में हमें देखने को मिलती है। तो वर्ण व्यवस्था स्थापित कब हुई बात करें तो उत्तर वैदिक काल में हमें वर्ण व्यवस्था स्थापित हुई थी। चलिए, और यहाँ पर देखने को मिलता है तो यहाँ पर क्या हुआ कि वर्ण व्यवस्था के कुछ दायित्व, कुछ कर्तव्य भी यहाँ पर सुनिश्चित कर दिया गया है। किसमें, उत्तर वैदिक काल में। तो बात करें ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार, किसके, ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार। तो ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार यहाँ पर ब्राह्मणीय के अनुसार बात करें तो यहाँ पर वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। किसका, कर्तव्यों के उल्लेख मिलता है, कर्तव्यों के उल्लेख मिलते हैं। इसी के साथ में बात करें यहाँ पर और क्या बात यहाँ पर देखने को मिलती है, तो हमें जो है वो वर्ण यहाँ पर कितने प्रकार के देखने को मिले, 4 प्रकार हमें जो है वो देखने को मिल रहे थे, पहले से जो भी मिल रहे थे। तो नोट डाउन कर लीजिए, वर्णों का प्रारंभ ऋग्वेद में हुआ था, स्थापित कब हुआ था, उत्तर वैदिक काल में जाके हुए थे, और ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार यहाँ पर कुछ कर्तव्य यहाँ पर सुनिश्चित कर दिए थे। तो इनके बाद में अब यहाँ पर देखते हैं, हम यहाँ पर वर्णों के बारे में देखते हैं। तो अगर वर्णों की बात करें तो वर्ण हमें यहाँ पर कितने देखने को मिलते हैं, तो 4 वर्ण हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। 4 वर्ण, कितने वर्ण, 4 वर्ण, जिसमें अगर बात करें सबसे यहाँ पर प्रमुख या फिर उच्च वर्ण की बात करें तो यहाँ पर ब्राह्मण वर्ण। उसके बाद में यहाँ पर जो है वो दूसरे नंबर पे आता है, इसके बाद में दूसरा पे कौन आता है, क्षत्रिय वर्ण। तीसरे पे आता है वैश्य वर्ण, और चौथा पे आता है शूद्र वर्ण। तो कुछ इस तरीके से हमें 4 वर्ण हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और चारों वर्णों में क्या यहाँ पर चेंजेज हुआ ऋग्वैदिक काल से यहाँ तक आने में, तो उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर वर्ण व्यवस्था क्या थी, वो काफ़ी जटिल हो गई थी कर्तव्यों की वजह से, और इनका एक कार्य जो है वो सुनिश्चित कर दिया गया था। आपको भी पता होगा ऋग्वैदिक काल में क्या था, कर्म और गुण के आधार पर था। बट यहाँ पर आते आते यहाँ पर वंशानुगत और जन्म आधारित यहाँ पर जो है वो वर्ण हो गए थे, और काफ़ी कठिन हो गए थे। कर्तव्य यहाँ पर बना दिया गया था सभी का। और इसमें बात करें यहाँ पर आपको पता होगा जो कर यहाँ पर चुकाता था, वो कर आपको यहाँ पर जो है वो क्षत्रिय वर्ण यहाँ पर करों का भुगतान कौन करता था, करों का भुगतान कौन करता था, वैश्य वर्ण करता था। अगर बात करें यहाँ पर ब्राह्मण और क्षत्रिय, तो ब्राह्मण और क्षत्रिय क्या करते थे, करों का उपयोग करते थे। जो कर मिलते थे, कर का उपयोग, तो ये क्या करते थे, जितने भी कर मिलते थे जो भी है वो सब ब्राह्मण और क्षत्रिय ही यहाँ पर जो है वो यूज लिया करते थे। शूद्र जो था वो कर से यहाँ पर मुक्त था। तो शूद्र क्या था, कर से मुक्त, क्या था, कर से मुक्त था। अब चलिए बात करते हैं, ये तो बात होगी करों के बारे में, कर के बारे में कि कर कौन देता था, कर वैश्य दिया जाता था। और यहाँ पर जो है वो
क्षत्रिय और ब्राह्मण जो है वो क्या करते थे, यहाँ पर ये करों से मुक्त थे, कर का उपयोग करते थे, वैसे जो देते थे उसका, और शूद्र जो था वो कर से मुक्त था। अब इनके कार्य के बारे में जान लेते हैं। तो हम कार्य यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले ब्राह्मण वर्ग का जो है वो ब्राह्मण वर्ग का क्या कार्य था। तो हम बात करेंगे यहाँ पर किसके बारे में, कार्य के बारे में। तो हम बात करेंगे कार्य के बारे में। तो हम बात करें पहले की, तो ब्राह्मण क्या था, ब्राह्मण वर्ग, ब्राह्मण वर्ग या फिर बोल सकते हो वर्ण। तो इसकी बात करें हम, तो हमें यहाँ पर कार्य क्या थे इनके, तो कार्य यहाँ पर जो है वो हम बात करें तो कार्य क्या थे इनके, सबसे पहले बात करें तो यज्ञ क्या था, यज्ञ करना, अध्ययन करना, अध्यापन करना। आप यहाँ पर जो है वो ये जोड़ दीजिएगा। उसके अलावा बात करें, इसके अलावा क्या था, और दान लेना, और बात करें तो दान देना, ये कार्य क्या थे। और इसके अलावा और क्या था, पूजा करना। तो ये काम सभी क्या थे, यज्ञ करना, अध्ययन करना, अध्यापन करना, दान देना, ध्यान लेना, पूजा करना, ये किनके कार्य थे, ब्राह्मण वर्ग का कार्य था, ब्राह्मण वर्ण का कार्य था। ये ब्राह्मण वर्ण के द्वारा यहाँ पर कार्य करवाए जाते थे। तो ये तो किसके हो गए थे, ब्राह्मण वर्ग के। और आपको मैंने बात किया कि ब्राह्मण वर्ग जो था वो सर्वोच्च यहाँ पर जो है वो श्रेष्ठ यहाँ पर जो वर्ण माना जाता है। बट अगर बात करें यहाँ पर शतपथ ब्राह्मण के अनुसार, तो शतपथ ब्राह्मण में हमें यहाँ पर क्या देखने को मिला है कि शतपथ ब्राह्मण के अनुसार क्षत्रिय को ब्राह्मण से श्रेष्ठ यहाँ पर बताया गया है। किसके अनुसार, शतपथ ब्राह्मण के अनुसार जो है वो यहाँ पर क्षत्रिय को क्या बताया गया है, ब्राह्मण से श्रेष्ठ बताया है। तो आगे बात करते हैं हम सेकंड में, यहाँ पर जो है वर्ण के बारे में बात करते हैं। तो सेकंड वर्ण के बारे में बात करें तो हमें अब बात करेंगे वैसे वो इसके बाद में क्षत्रिय के बारे में, किसके बारे में, सेकंड हमें जो है वो किसके बारे में, तो हमें यहाँ पर क्षत्रिय के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो क्षत्रिय हमें यहाँ पर कितने कार्य देखने को मिलते हैं, क्षत्रिय के कितने कार्य देखने को मिलते हैं, बात करें यहाँ पर क्षत्रिय के कार्य है दान देना, अध्ययन करना। क्षत्रिय के कार्य प्रमुख थे दान देना और अध्ययन करना। इसके अलावा बात करें तो क्षत्रिय यहाँ पर जो है वो प्रशासन व्यवस्था संभालना, क्या था, प्रशासन व्यवस्था संभालना, ये किसके कार्य हो गए थे, क्षत्रिय के कार्य हो गए थे। इसके बाद में आगे चलते हैं हम किसके बारे में, अब बात करेंगे हम वैश्यों के बारे में कि वैश्य वर्ण यहाँ पर जो है वो क्या करते थे। तो तीसरा हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, वैश्य वर्ण। तो हम बात करें इनके कार्य के बारे में, तो इनका कार्य क्या था, इनका कार्य था वैश्य वर्ण का कार्य क्या था, अगर बात करें तो इनका कार्य था कृषि करना, कृषि करना, और इसके अलावा जो है वो पशुपालन, पशुपालन, उसके बाद में व्यापार, इसके अलावा कृषि, व्यापार, पशुपालन, और इसके अलावा बात करें यहाँ पर तो हमें और क्या देखने को मिलता है, तो कृषि के बाद में पशुपालन हो गया, पशु के पालन के बाद में व्यापार हो गया, व्यापार के बाद में यहाँ पर दान देना, इसके अलावा अध्ययन करना। ये कार्य किसके थे, ये कार्य किसके थे, जो है वो वैश्य वर्ण के थे। इसके अलावा हमें यहाँ पर जो है वो और क्या देखने को मिल सकता है,
तो इसके अलावा जो है वो वैश्य वर्ण के द्वारा क्या किया जाता था, कर चुकाना या कर का भुगतान करना, ये यहाँ पर जो है वो प्रमुख कार्य था वैश्य वर्ण का। ये किसके हुए थे, वैश्य वर्ण का। वैश्य वर्ण आपको पता है कर चुकाता था, सबसे ज़्यादा जो कर होते थे वो वैश्य वर्ण के ही होते थे। अब बात करें यहाँ पर आगे जाके कि हम यहाँ पर जो है वो चौथा हमारा क्या आता है, शूद्र। शूद्र वर्ण क्या आता है, शूद्र वर्ण। तो शूद्र वर्ण की बात करें तो शूद्र वर्ण क्या था, शूद्र वर्ण को कार्य की बात करें तो शूद्र वर्ण का कार्य था कि उच्च तीनों वर्णों की देख रेख करना, या फिर बोल सकते हो तीनों वर्णों की सेवा करना। तो ये किसका था, शूद्र वर्ण का था। तो ये कार्य किसका हुआ, शूद्र वर्ण का। तो कुछ यहाँ पर ये कुछ हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद में हम बात करें यहाँ पर, अब बात करेंगे हम, अब किसकी बात करेंगे, हम थोड़ी सी इसके बारे में यहाँ पर नोट डाल के कुछ पॉइंट है वो आपको लिखवाता हूँ वर्णों से रिगार्डिंग। तो नोट डाल के यहाँ पर लिखिए। तो नोट डाल के आपको लिखना है कि शतपथ ब्राह्मण में शतपथ ब्राह्मण में श्रेष्ठ वर्ण क्षत्रिय को बताया। किसको बताया, श्रेष्ठ वर्ण किसको बताया, क्षत्रिय को बताया, ब्राह्मण से भी उच्च जो है वो वर्ण यहाँ पर बताया। इसके अलावा बात करें यहाँ पर दूसरा पॉइंट, तो शूद्र यहाँ पर जो है वो शूद्र की दयनीय स्थिति हो गई थी। बात करें यहाँ पर शूद्र वर्ण की दयनीय स्थिति क्या हो गई थी, स्थिति यहाँ पर हो गई थी। यहाँ पर शुद्ध वर्ण जो था वो इनकी स्थिति क्या हो गई थी, एक बात बताऊं इनकी कि यहाँ पर जो है वो ब्राह्मण वर्ण क्षत्रिय और वैश्य यहाँ पर क्या करते थे, इनका जो है वो अलग यहाँ पर जो है वो वर्ण यहाँ पर उच्च वर्ण माना जाता था। शूद्र थे वो शूद्र सबसे हीन यहाँ पर माने जाते थे। और इसके अलावा बात करें तो जैसा कि आप मानते हो कि यहाँ पर मनुष्य का जो भार कहाँ पर होता है, पैरों में, और उसी तरीके से यहाँ पर जो है वो आपको भी पता है पैरों से शूद्र का यहाँ पर जो है उत्पत्ति बताई गई है। तो पैरों में जैसे ही मानव का पूरा शरीर का भार पैरों में होता है, उसी तरीके से इन सभी वर्णों का भार या सभी सामाजिक राजनीतिक जीवन का भार या सभी पहलुओं का भार, आर्थिक भार किस पे पड़ता था, शूद्रों पर पड़ता था। और शूद्रों पर सबसे ज़्यादा अधिक भार यहाँ पर देखने को मिलता है। किस पर देखने को मिलता है, शूद्रों पर सबसे ज़्यादा अधिक भार यहाँ पर देखने को मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि सारा काम जो है वो शूद्र के द्वारा किया जाता था। वैश्य वर्ण का भी यहाँ पर जो है वो क्या सेवा करना, ब्राह्मण वर्ण का, क्षत्रिय वर्ण का, राजा का, और इनका जो आर्थिक भार है जैसे कि देखभाल करना, सेवा करना, सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं शूद्र पे पड़ती थी। तो इनका सबसे ज़्यादा अगर बात करें वर्णों का भार किस पे पड़ता था, शूद्र वर्ण का। और शूद्र वर्ण का क्या थी, किसी प्रकार की कोई सेवा यहाँ पर जो है वो शूद्र वर्णों को नहीं मिलती थी। शूद्र वर्ण यहाँ पर जो है वो काफ़ी यहाँ पर दयनीय स्थिति हो गई थी। यहाँ पर जो है वो इनकी हालत जो है वो ऋग्वेद से भी ज़्यादा यहाँ पर खराब हो गई थी, क्योंकि तीनों वर्ण जो 3 वर्ण थे, उच्च 3 वर्ण यहाँ पर जो थे, तीनों वर्ण की क्या थे, तीनों वर्ण यहाँ पर उच्च थे, इनका कार्य नहीं था। बट जो चौथा वर्ण था इनको अलग दयनीय वर्ण बना दिया गया था और इनकी स्थिति काफ़ी यहाँ पर निम्न मानी गई। इसी के साथ में बात करें तो यहाँ पर स्थिति के साथ साथ में और हमें क्या देखने को मिलता है, देखिए इसके बाद में अगर बात करें
तो यहाँ पर वर्णों की बात किया तो वर्णों की जैसे ही हम यहाँ पर और क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर जो है वो क्या देखने को मिला हमें कि इसमें स्त्रियों की स्थिति भी यहाँ पर जो है वो क्या हुई, स्त्रियों की स्थिति निम्न या दयनीय हो गई। स्त्रियों की स्थिति भी दयनीय होगी क्योंकि वहाँ पर सभा और समिति में जो उनका योगदान होता था वो यहाँ पर जो है वो बंद कर दिया गया था, निलंबित कर दिया गया था, निषेध कर दिया गया था, उनको जो है वो उनका प्रवेश निषेध कर दिया गया था। तो अब वो वहाँ पर भी प्रवेश नहीं ले पाती थी। और इसके अलावा यहाँ पर और क्या देखने को मिला, तो और हमें यहाँ पर जो है वो क्या देखने को मिला, तो दान लेना ब्राह्मणों का ही कर्तव्य या अधिकार था। जिसमें अगर बात करें यहाँ पर क्या कहा जाता था, तो दान लेने वाले को क्या कहा जाता था, दान लेते हैं उसको क्या कहा गया, प्रीतिग्रह। जो ब्राह्मण दान लेते थे उसको क्या कहा गया, प्रीतिग्रह कहा गया। दान लेने को क्या कहा, दान लेने को प्रीतिग्रह कहा गया। तो ये रहा। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर जो थे ये आपको पता है कि उत्तर वैदिक काल पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी। कैसी थी बात करें, यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा कि पितृसत्तात्मक थी। पितृसत्तात्मक क्या थी, पितृसत्तात्मक व्यवस्था कैसी देखने को मिलती है, पितृसत्तात्मक व्यवस्था में देखने को मिलती है, जिसमें यहाँ पर जो है वो परिवार के जो पिता है, परिवार के जो यहाँ पर सर्वोच्च होते हैं, तो परिवार के उच्च पुरुष, जिसमें बात करें तो पिता और पिता के अधिकारों में और वृद्धि हुई हो गई। तो हमें यहाँ पर जो है वो सामाजिक व्यवस्था कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है, जिसमें यहाँ पर दयनीय स्थिति किनकी हो गई थी, स्त्रियों की हो गई थी। और स्त्री जो थी, दयनीय स्थिति स्त्री हो गई थी, और जो है वो सभा और समिति में भागीदारी निषेध कर दिया। तो स्त्रियों की भागीदारी जो थी सभा और समिति में थी, उसे निषेध कर दिया गया और किसी भी तरीके से जो है वो भागीदारी नहीं थी। और शिक्षा भी यहाँ पर जो है वो बंद कर दी गई। तो शिक्षा भी समाप्त कर दी गई। स्त्रियों की शिक्षा क्या थी, नहीं होती थी। स्त्रियों की शिक्षा नहीं होती थी। बट 2-3 विद्वान यहाँ पर जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, विदुषी महिलाएं, वो बात करेंगे आगे। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से सामाजिक व्यवस्था थी, पितृसत्तात्मक थी, स्त्री की स्थिति दयनीय निम्न हो गई थी, ब्राह्मणों को कर्तव्य अधिकार था दान लेना क्यों क्या कहा जाता था, प्रतिग्रह। और इसके अलावा परिवार का उच्च पिता जो होते थे उनके अधिकार और भी यहाँ पर जो अधिकारों में वृद्धि यहाँ पर देखने को मिलती है। और सभा और समिति में महिलाओं का निषेध यहाँ पर कर दिया गया था। तो इसके अलावा हम बात करते हैं, आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर जो है वो बात कर चुके हैं सामाजिक जीवन में, जिसमें हमने समाज के बारे में बात किया और समाज के बारे में बात करते हुए हमने आगे बढ़ा। अब बात करते हैं यहाँ पर किसके बारे में, अब हम थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो यहाँ पर आश्रम व्यवस्था के बारे में बात करते हैं, आश्रम व्यवस्था के बारे में। तो आश्रम व्यवस्था हमें कब मिलती है, किसके बारे में जानकारी क्या मिलती है, वो चलिए सभी जानकारी हम देने वाले हैं।
तो आश्रम व्यवस्था पढ़ने से पहले थोड़ा सा यहाँ पर और मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर याद रख लिए कि यहाँ पर है कि यहाँ पर नोट डाल के लिखिए कि जो वर्ण व्यवस्था कुछ इस तरीके से यहाँ पर हुई, उसी के साथ साथ यहाँ पर गोत्र भी यहाँ पर जो है वो देखने को मिले। तो गोत्र भी यहाँ पर देखने को मिला। और एक यहाँ पर वो डाली गई कि जो है वो समाज क्या था, समाज या फिर वर्ण की बात करें, वर्ण जन्म आधारित हो गए जन्म आधारित और वंशानुगत और जन्म। तो यह जो है वो आप काट दीजिएगा कि जन्म और वंशानुगत आधारित क्या हो गए थे, क्या हो गए, जन्म और वंशानुगत जो है वो हो गए थे, क्या हो गए थे, वर्ण हो गए थे। और वर्ण जो है वो यहाँ पर कर्तव्य हो गए थे। वर्ण व्यवस्था जो है वो जटिल हो गई थी। तो वर्ण व्यवस्था जटिल क्या हो गई थी, जटिल हो गई। तो वर्ण व्यवस्था क्या हो गई थी, जटिल हो गई थी। जन्म और यहाँ पर जो है वो वंशानुक्रम यहाँ पर वर्ण व्यवस्था हो गई थी। अब यहाँ पर क्या थी, यहाँ पर कर्म और गुण आधारित वर्ण व्यवस्था नहीं थी, जो हमें यहाँ पर ऋग्वैदिक काल में देखने को मिली थी। वो व्यवस्था हमें देखने को नहीं मिल रही थी। तो यहाँ पर ये सभी यहाँ पर देखने को मिलती है। और इसके अलावा बात करें यहाँ पर तो गोत्र व्यवस्था भी यहाँ पर जो है वो गोत्र व्यवस्था भी सामने आई, जिसमें बात करें तो यहाँ पर अंतर जातीय यहाँ पर जो है वो क्या हुए, अंतर जातीय विवाह भी समाप्त हो गए थे। क्या हो गए थे, अंतर जातीय विवाह समाप्त, क्या हो गए थे, समाप्त हो गए थे। उसी की बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर जो गोत्र होता था, जैसे कि अभी मैं जैसे कि पिंगोलिया हूँ, आप भी कुछ होंगे, गोत्र होता है एक अपना। तो उस गोत्र में क्या करते हैं, विवाह नहीं करते हैं। तो गोत्र के अंतर यहाँ पर जो है वो गोत्रों में आपस में जो है वो उसी गोत्र से हम शादी नहीं करते हैं। तो वो यहाँ पर भी हो गई थी, क्या हो गई थी, अपने गोत्र में विवाह निषेध, यानी अपने जो गोत्र होता है उसमें जो है वो विवाह जो है वो निषेध हो गए थे। और इसके अलावा थोड़ा सा यहाँ पर और भी यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अपने गोत्र में विवाह निषेध हो गए थे और आपस में अपनी ही गोत्र के विवाह अब नहीं कर सकते थे। यहाँ पर आगे यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो है वो जो महिला होती थी, क्या होती थी, महिलाओं का उपनयन संस्कार नहीं होता था। तो क्या होता था, उपनयन संस्कार, शिक्षा दीक्षा जब लेते जाते हैं गुरु के पास में, तो उस टाइम पे उपनयन संस्कार करके जो है वो गुरु के या ऋषि के शरण में भेजा जाता है। तो वो उस टाइम पे स्त्रियों को या फिर बात करें लड़कियों को, वो है उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था। चलिए हम बात करेंगे अब आगे किसके बारे में बात करेंगे, आश्रमों के बारे में। आश्रमों के बारे में क्या क्या देखने को मिलता है वो बात करते हैं अपन। थोड़ी सी मैंने जानकारी किस में दे दिया था, पिछली क्लास में दे दिया था मैंने, बट अभी जो है वो डिटेल से बात करते हैं हम। बात करें यहाँ पर आश्रम व्यवस्था की, तो आश्रम व्यवस्था की हमें यहाँ पर जो है वो छांदोग्य उपनिषद में से जानकारी मिलती है। किसमें बारे में बात करें तो यहाँ पर तीन आश्रम व्यवस्था
की जानकारी किसमें मिलती है? छांदोग्योपनिषद। छांदोग्योपनिषद। तो छांदोग्योपनिषद में हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? हमें यहाँ पर 3 आश्रम व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। इसी के साथ में अगर बात करें कि 4 आश्रम व्यवस्था की जानकारी यहाँ पर कब मिलती है, तो हमें यहाँ पर देखिए 3 आश्रम व्यवस्था छांदोग्य उपनिषद में मिलती है। साथ में बात करें तो उत्तर वैदिक काल में भी हमें यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में भी हमें यहाँ पर 3 ही आश्रम व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। बात करेंगे कौन कौन से आश्रम व्यवस्था की, सभी बात करेंगे। 3 आश्रम व्यवस्था। अब इसके बाद में बात करते हैं कि यहाँ पर जो है वो 3 आश्रम व्यवस्था के बारे में बात करी। इसके बाद में 4 आश्रम व्यवस्था की किस में बात की गई? तो 4 आश्रम व्यवस्था का उल्लेख हमें किस में देखने को मिलता है? हमें यहाँ पर किस में देखने को मिलता है? हमें देखने को मिलता है जाबालो उपनिषद। किस में देखने को मिलता है? जाबालो उपनिषद में देखने को मिलता है। किसमें? जाबालो उपनिषद में। तो क्या 4 आश्रम व्यवस्था कौन कौन सी है वो चलिए बात करते हैं। तो 4 आश्रम व्यवस्था हमें देखने को क्या क्या मिलती है डिटेल से हम बात करेंगे, तो ये सभी नोट डाउन कर लीजिएगा। 4 आश्रम व्यवस्था किसमें? जाबालो उपनिषद में, और यहाँ पर जो है वो छांदोग्य उपनिषद में किसकी? 3 आश्रम व्यवस्था की। उत्तर वैदिक काल में भी हमें 3 आश्रम व्यवस्था की ही जानकारी देखने को मिलती है। तो आश्रम व्यवस्था कौन कितनी थी? 4। कितनी थी? आश्रम व्यवस्था। तो आश्रम व्यवस्था के बारे में बात करें तो फर्स्ट हमें क्या देखने को मिलता है? फर्स्ट हमें देखने को मिलता है ब्रह्मचर्य। क्या देखने को मिलता है? ब्रह्मचर्य आश्रम। सेकंड हमें क्या देखने को मिलता है? सेकंड हमें यहाँ पर गृहस्थ आश्रम। तीसरा हमें जो है वो देखने को मिलता है गृहस्थ आश्रम के बाद में वानप्रस्थ आश्रम। उसके बाद में चौथा हमें देखने को मिलता है वो मिलता है संन्यास आश्रम। तो इसके बाद में बात करें ब्रह्मचर्य आश्रम, यहाँ पर जो है वो 0 से कितनी वर्ष? 25 वर्ष यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। कितनी वर्ष? 25 वर्ष। गृहस्थ आश्रम की बात करें तो यहाँ पर 26 वर्ष से लेके यहाँ पर 50 वर्ष, और वानप्रस्थ आश्रम जो है वो 51 वर्ष से लेके यहाँ पर 75 वर्ष। सभी का 25-25 साल यहाँ पर रखा गया था, 76 से 100 तक। तो एक सामान्य मानव का यहाँ पर जो है वो जीवन यहाँ पर 100 वर्ष यहाँ पर माना गया था। अब इसमें से कौन कौन से बात करें तो यहाँ पर ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम के बारे में कहाँ पर जानकारी मिलती है हमें? जो है वो उत्तर वैदिक काल में। किसके बारे में? यह क्रम डाल देता हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अगर बात करें यहाँ पर किसके बारे में, यहाँ पर नोट डाल के हम लिखें, नोट डाल के हम लिखें तो नोट डाल के लिख सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल। और इसके अलावा बात करें यहाँ पर उत्तर वैदिक काल के साथ साथ यहाँ पर छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद में यहाँ पर कौन कौन से थे, कौन कौन से यहाँ पर जो है वो देखने को मिले हमें यहाँ पर आश्रम व्यवस्था कौन कौन से? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। कौन कौन से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर? यानी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। किसमें? यहाँ पर जो है वो उत्तर वैदिक काल में छांदोग्य उपनिषद में जो है वो 4 आश्रम व्यवस्था के बारे में जानकारी तो हमें यहाँ पर जाबालो उपनिषद में ही देखने को मिलता है, जिसमें यहाँ पर 4 वर्णों के आधार पर बांटा गया था। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो गृहस्थ आश्रम में बात करें यहाँ पर तो गृहस्थ आश्रम में हमें यहाँ पर जो है वो किन के बारे में जानकारी मिलती है? गृहस्थ आश्रम में हमें यहाँ पर जो है वो जन्म से यहाँ पर जो है वो 25 साल तक उम्र तक यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसमें 9-10 साल में क्या होता था? ब्रह्मचर्य आश्रम में जो है वो
क्या यहाँ पर जो है वो शिक्षा भी यहाँ पर जो है वो 9-10 साल बाद में यहाँ पर जो है वो ब्रह्मचर्य आश्रम में दी जाती थी, ऋषियों के द्वारा दी जाती थी। और ऋषि के द्वारा जो शिक्षा ग्रहण या स्टार्टिंग होती थी उसे उपनयन संस्कार के द्वारा जो है वो किया जाता था। कंप्लीट उपनयन संस्कार, जितने भी संस्कार होते हैं उनके कंप्लीट वीडियो लेके आऊँगा और जो है वो अगले वीडियो में बता दूंगा, अलग से वीडियो सेपरेट लेके आऊँगा। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या होता था, उपनयन संस्कार के द्वारा जो है वो शिक्षा ग्रहण करवाई जाती थी, प्रारंभ करवाई जाती थी। जब गुरु के पास में छोड़ के आते थे तो उपनयन संस्कार किया जाता था बच्चे का, जिसमें से अगर बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर किसके बारे में, ब्राह्मण वर्ग और क्षत्रिय वर्ग और वैश्य वर्ग का ही यहाँ पर उपनयन संस्कार होता था। यहाँ पर शूद्र वर्ण का यहाँ पर जो है वो उपनयन संस्कार नहीं होता था। क्या नहीं होता था, शूद्र वर्ण यहाँ पर जो है वो उपनयन संस्कार नहीं होता था। और महिलाओं का भी यहाँ पर जो है वो उपनयन संस्कार नहीं होता था, ये ध्यान रखिएगा आप। और जब शिक्षा ग्रहण करके 25 साल से यहाँ पर जो है वो बालक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है तो शिक्षा समावर्तन संस्कार के द्वारा यहाँ पर शिक्षा खत्म की जाती है और उसमें गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया जाता है। किसमें, गृहस्थ आश्रम में। तो यहाँ पर बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर मनुस्मृति के अनुसार गृहस्थ आश्रम को ही क्या कहा गया है, सर्वश्रेष्ठ आश्रम यहाँ पर माना गया है। तो गृहस्थ आश्रम जो है वो क्या माना गया है, सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो यहाँ पर आप डाल सकते हो किसमें कि यहाँ पर मनु स्मृति के अनुसार गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ आश्रम था। क्या था, श्रेष्ठ आश्रम था, जिसमें यहाँ पर जो है वो क्या कार्य थे। अगर बात करूं ब्रह्मचर्य में क्या अध्ययन करने का कार्य हो जाता है, गृहस्थ आश्रम में यहाँ पर जो है वो क्या होता था, विवाह करना और संतान उत्पन्न करने का कार्य क्या था, किसमें था, संतान उत्पन्न कार्य करने का। तो यहाँ पर गृहस्थ आश्रम में 2 बिंदु डाल रहा हूँ, यानी 2 नंबर का, जिसमें था विवाह करना। इसके अलावा यहाँ पर संतान उत्पन्न करना। तो ये 2 कार्य थे किसके, गृहस्थ आश्रम में। और इसी वजह से जो था वो यहाँ पर मनुस्मृति के अनुसार गृहस्थ आश्रम को श्रेष्ठ कहा गया, क्योंकि जो है वो वंश बढ़ाना और जो है वो जरूरी होता है, आप भी जानते हो। तो यहाँ पर 25 से 50 साल यहाँ पर गृहस्थ आश्रम में यहाँ पर रखा जाता है, जिसमें गृहस्थ आश्रम में क्या क्या कार्य होते हैं। देखिए इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा कि ऋग्वेदिक काल छांदोग्य उपनिषद में यहाँ पर जो है 3 वर्ण आश्रम यहाँ पर देखने को मिलता है। मनुस्मृति में जो है वो हमें यहाँ पर गृहस्थ आश्रम को यहाँ पर श्रेष्ठ बताया है। और इसके अलावा बात करें गृहस्थ आश्रम में हमें 3 ऋण भी हमारा चुका दिया जाता है। 3 ऋण कौन कौन से हैं, बात करें 3 ऋणों का भी यहाँ पर जो है वो चुका दिया जाता है, 3 ऋणों को चुका दिया जाता है। जैसे कि बात करें त्रिऋण, गृहस्थ आश्रम की बात कर रहा हूँ, तो गृहस्थ आश्रम में क्या था, त्रिऋण यहाँ पर जो है वो चुका दिया जाता था। त्रिऋण कौन कौन से थे, यहाँ पर पहला क्या था, ब्रह्म ऋण, या फिर जिसे बोल सकते हैं यहाँ पर ऋषि ऋण। इसके अलावा सेकंड था पितर ऋण, और इसके अलावा तीसरा था हमारा देव ऋण। तो देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण यहाँ पर जो है वो हमें देखने को मिलता है, जिसमें यहाँ पर जो है वो गृहस्थ आश्रम में ही इसे यहाँ पर जो है वो चुका दिया जाता है। जैसे कि ऋषि ऋण का यहाँ पर जो है वो ऋषि मुनियों को दान दक्षिणा दे के ऋषि ऋण यहाँ पर उतार दिया जाता है। पितृ ऋण जो है वो संतान उत्पन्न करके यहाँ पर उतार दिया जाता है। और देव ऋण है वो यहाँ पर देवताओं को मान के और जो है वो जीव जंतुओं को यहाँ पर जो है उनकी सेवा करके यहाँ पर देव ऋण यहाँ पर जो उतार दिया जाता है। इसी तरीके से और हमें क्या देखने को मिलता है, और हमें यहाँ पर जो है वो क्या देखने को मिला है, 5 महायज्ञ हमें देखने को मिलते हैं। क्या 5 महायज्ञ की बात करते हैं तो 5 महायज्ञ हमें देखने को मिलते हैं। क्या, पंच महायज्ञ हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिसमें अगर बात करें तो पहला होता है यहाँ पर ऋषि यज्ञ, दूसरा होता है पितृ यज्ञ, और तीसरा होता है हमारा देव यज्ञ, चौथा होता है
चौथा होता है हमारा अतिथि यज्ञ, अतिथि या नृत्य या अतिथि यज्ञ। पांचवा हो गया हमारा भूत यज्ञ, भूत यज्ञ। तो 5 हमें यहाँ पर यज्ञ देखने को मिलते हैं, जिसमें हमें ये सभी यज्ञ यहाँ पर जो है वो कर देते हैं हम टाइम टू टाइम पे। जैसे कि अगर बात करें यहाँ पर ऋण हमने बात किया था, ऋण हम यहाँ पर चुका देते हैं किसमें, गृहस्थ आश्रम में। उसी तरीके से हम यहाँ पर जो है वो अतिथि देवयज्ञ, पितृयज्ञ, ऋषि यज्ञ, इनका भी यहाँ पर जो है वो सभी का टाइम पे, जैसे कि बात करें ऋषि यज्ञ हम यहाँ पर जो है वो इनकी सेवा करके, ऋषियों की सेवा करके यहाँ पर चुका देते हैं, यज्ञ कर देते हैं। और इसके अलावा पितृयज्ञ में जो श्राद्ध आप जानते ही होंगे, जो पितृ होते हैं हमारे, पितरों के हम श्राद्ध, जो अभी वर्तमान में श्राद्ध बोलते हैं, तो श्राद्ध करके हम यहाँ पर जो है वो पितृयज्ञ हम जो है वो कर देते हैं। देव यज्ञ है वो देवताओं की पूजा ये करके हम कर देते हैं। और अतिथि यज्ञ है वो अतिथि का सत्कार करके हम यहाँ पर जो है वो अतिथि का सत्कार करके यज्ञ जो है वो कंप्लीट कर देते हैं अतिथि। और भूत यज्ञ में हमें अब क्या देखने को मिलता है, भूत यज्ञ में हमें यहाँ पर जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है, जैसा कि हम यहाँ पर जीव जंतुओं को पानी पिलाना, जीव जंतुओं को दाना डालना, जीव जंतुओं के लिए खाने से पहले कुछ अंश यहाँ पर टुकड़ा हम रखते हैं जीव जंतुओं के लिए। और ये सभी जो है वो किस में आ जाता है, यहाँ पर भूत यज्ञ में हमें देखने को मिलता है। इसके साथ साथ में हमें और क्या देखने को मिलता है, बात करें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यज्ञों का भी संपादन किनके द्वारा कब किया जाता है, गृहस्थ आश्रम में यहाँ पर जो है वो मनुष्य के द्वारा जो है वो इनका संपादन किया जाता है। तो यहाँ पर अब इसके अलावा और हमें यहाँ पर एक पॉइंट और हमें मिलता है, यहाँ पर क्या, त्रिऋण में यहाँ पर मिलते हैं 4 पुरुषार्थ क्या मिलते हैं, 4 पुरुषार्थ हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें से अगर बात करें यहाँ पर पहला पुरुषार्थ हमें यहाँ पर धर्म, दूसरा में यहाँ पर अर्थ, तीसरा में यहाँ पर काम, चौथा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है मोक्ष। तो 4 हमें पुरुषार्थ यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिसमें अगर बात करें यहाँ पर धर्म अर्थ काम किस में देखने को मिलता है। देखिए, हमें यहाँ पर संन्यास आश्रम की हमें लास्ट वाले से बात करते हैं। संन्यास आश्रम में हमें मोक्ष की प्राप्ति का हमें यहाँ पर जो है वो उसके बारे में यहाँ पर जो है वो मोक्ष की प्राप्ति हम करते हैं। तो आपको मैंने बता दिया था वानप्रस्थ में, गृहस्थ आश्रम में बात की थी, वानप्रस्थ में मैंने छोड़ दिया था। वानप्रस्थ में क्या होता है, जंगलों में हम चले जाते हैं और सामाजिक जीवन है वो जीने लगते हैं। सामाजिक जीवन थोड़ा सा समाज से जुड़कर हम जो है वो खान पान और सामाजिक जीवन में हम भागीदारी निभाते हैं। बट जो क्या होता है, गाँव परिवार मोह माया से हम दूर हो जाते हैं गृहस्थ आश्रम में, सॉरी वानप्रस्थ आश्रम में। और संन्यास आश्रम में हम यहाँ पर जो है वो सांसारिक मोह या अंधविश्वास, जो भी सभी चीज़ें हैं, सांसारिक मोह माया है, सामाजिक जीवन है, सभी चीज़ों को छोड़ के क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए हम यहाँ पर चले जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान की स्मृति करते हैं, साथ में हम यहाँ पर जो है अपने अंतिम पलों की हम यहाँ पर कामना करते हैं। कब, 76 से 100 वर्ष में जब संन्यास आश्रम में हम प्रवेश कर जाते हैं उस टाइम पे, तो क्या होता है, संन्यास आश्रम में हम किसकी प्राप्ति करते हैं, मोक्ष की। और अगर बात करें यहाँ पर वानप्रस्थ आश्रम में, तो वानप्रस्थ आश्रम में हमें यहाँ पर धर्म काम और मोक्ष की हम यहाँ पर जो है वो यहाँ पर इनकी प्राप्ति करते हैं। उसी के अलावा गृहस्थ आश्रम में यहाँ पर धर्म अर्थ काम की हम मोक्ष यहाँ पर प्राप्ति करते हैं, काम तक की। और इसी के अलावा जो है वो यहाँ पर बात करें और आगे यहाँ पर नोट डाल के आप यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट यहाँ पर रहेंगे, वो छोटे पॉइंट आप यहाँ पर डाल लीजिएगा। तो हम ही इसको जैसे कि मिटाते हैं, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेना इससे पहले। और अब यहाँ पर जो है वो कुछ नोट आपको डालना है, नोट डाल के आपको कुछ लिखना है, बस वही है आखिरी आज। इसके बाद में हमारी समाप्त करते हैं क्लास को, और कल हमें इसका थोड़ा सा यहाँ पर और डिटेल से हम रह गए हैं, बाकी की चीज़ें हम कल की क्लास में हम देखेंगे। फिलहाल हम बात करें यहाँ पर क्या, फिलहाल हम नोट डाल के यहाँ पर डालते हैं कि यहाँ पर जो है वो पुरुषार्थ में धर्म अर्थ काम इनकी पूर्ति गृहस्थ आश्रम में कर लेते हैं। गृहस्थ आश्रम में
कर लेते हैं। इसी के अलावा बात करें यहाँ पर तो हमें और क्या देखने को मिलता है, हम यहाँ पर जो है वो यज्ञों के बारे में बात करें तो जो है वो पंच महायज्ञ जो है, पंच महायज्ञों के बारे में बात किया है हमने। पंच महायज्ञ गृहस्थ आश्रम में संपादित करवाया जाता है या किया जाता है मनुष्य के द्वारा। किस में किया जाता है? गृहस्थ आश्रम में किया जाता है। किसकी? पंच महायज्ञ की। और इसके अलावा बात करें तो क्या है, त्रिऋण है, वो त्रिऋण है किसके? त्रिऋण हमें देखने को मिलता है। त्रिऋण गृहस्थ आश्रम में ही जो है वो ऋण चुकाते हैं। गृहस्थ आश्रम में ही क्या करते हैं? त्रिऋणों की पूर्ति करते हैं। क्या करते हैं? त्रिऋणों की पूर्ति करते हैं। तो ये सभी कार्य क्या करते हैं हम गृहस्थ आश्रम में। इसी वजह से जो है वो मनुस्मृति में क्या कहा गया, आपको मैंने पहले भी नोट डाउन करवाया था कि मनुस्मृति में क्या कहा गया, मनुस्मृति में हमें क्या कहा गया, इसी वजह से कि मनुस्मृति में यहाँ पर गृहस्थ आश्रम को क्या कहा, गृहस्थ आश्रम को श्रेष्ठ बताया। इसके अलावा जो है वो यहाँ पर संन्यास आश्रम को क्या बताया, संन्यास आश्रम की आलोचना। मनुस्मृति में क्या किया गया, गृहस्थ आश्रम का श्रेष्ठ बताया और संन्यास आश्रम की क्या की गई, आलोचना की गई। तो हमें यहाँ पर ये सभी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और इसमें आपको बताया मैंने कि यहाँ पर जो है वो किसकी बात हो रही है, यहाँ पर आश्रमों की। तो हम आश्रम व्यवस्था जो है वो पूरी यहाँ पर देख ली है। चारों आश्रम व्यवस्था के बारे में हमने चर्चा की है। और इसमें जो है वो उच्च वर्ण क्या कौन से थे, बात करें तो उच्च वर्ण यहाँ पर तीनों वर्ण थे। कौन से थे? उच्च वर्ण या वर्ग कौन से थे? पहला जो ब्राह्मण था, दूसरा जो वैश्य था, दूसरा क्षत्रिय था और तीसरा वैश्य था। कौन कौन सा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये सब तीनों उच्च यहाँ पर वर्ण थे। निम्न वर्ण कौन सा था? निम्न वर्ण क्या था? शूद्र। क्या था? शूद्र था। और इसी के साथ में कंप्लीट करते हैं क्लास को। क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है, आई होप आप समझ चुके होंगे। और कल की वीडियो में यहाँ पर जो है वो कंटिन्यू करते हैं। फिलहाल सभी से यहाँ पर कहना चाहूँगा कि वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। और वीडियो को फिलहाल यहीं एंड तक देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। और फिर मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।